Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and in this lecture series we are going to discuss about the current affairs related to ministries and schemes. So let's start our discussion. और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जो कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय है उसके बारे में। जो कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय है इसका जो ब्रॉडर एरिया जो है वो है, एक तो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसके बाद से फूड खाद्य प्रोसेसिंग है, खाद्य प्रसंस्करण जो है कृषि के बाद की कंडीशन, जो खाने को प्रसंस्कृत किया जाता है उसको प्रोसेस किया जाता है कई तरीके से, ठीक है, ताकि जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाया जा सके और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और ये एक एनुअल या वार्षिक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें जो है कृषि से संबंधित जो आंकड़े हैं, डेटा होता है, जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं उसकी ग्लांसेस होते हैं, यानी कि उसकी झलकियाँ होती हैं उसमें। और ये पूरे जो इंडिया है उसमें जो एग्रीकल्चर है, भारत के राज्यों का एग्रीकल्चर, उनकी एक पूरी तस्वीर सामने रखता है। जैसे कि उसमें डेमोग्राफिक्स ऑफ द सेक्टर, उस सेक्टर का डेमोग्राफिक्स कैसा है, और फसलों का उत्पादन जैसे राज्य वाइज, और फसलों के आधार पर भी फसल वाइज, और जो रूरल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जैसे क्रेडिट, ये सबको जो है इसमें शामिल किया जाता है। और इसमें दो डिपार्टमेंट शामिल हैं, और कौन कौन से? पहला जो डिपार्टमेंट है वो है एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि सहयोग और कृषक कल्याण। इसको जो है, जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर्स हैं, कृषि मंत्री उनको जो बोलते हैं, उनके द्वारा इसको हेड किया जाता है। और ये फार्मर्स कोऑपरेटिव मूवमेंट्स उसको उसको जो है प्रमोट करते हैं। और एग्रीकल्चर मिशन मोड जो प्रोजेक्ट है ये चलाया जाता है ताकि जो है एग्रीकल्चर में ई गवर्नेंस को जो है अलग अलग राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर जो है बढ़ाया जा सके। एंड दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसको डेयर आप पढ़ सकते हो ऐसे। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी ये है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो है, कृषि से संबंधित शोध और शिक्षा और तकनीकी विकास को, ठीक है, उसमें सहयोग करना और उसको प्रमोट करना। और इसमें फोर ऑटोनॉमस बॉडीज भी हैं, जो स्वायत्त निकाय हैं जो इसके ही प्रशासन में काम करते हैं। एक तो है जो कृषि मंत्रालय के प्रशासन में काम करते हैं, एक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR जिसको बोलते हैं, ठीक है, और काफ़ी वेल नोन इंस्टीट्यूशन है ये। भारतीय कृषि शोध परिषद इसको हिंदी में कहते हैं। और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में है ये, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये पूसा बिहार में है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में है, यूपी में। पीएम किसान क्या है? पीएम किसान मंत्री प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है? इसका जो लक्ष्य है वो, एक तो जो छोटे और सीमांत जो किसान हैं, जिनके पास जो है, जिनकी लैंड होल्डिंग्स छोटी होती है, ठीक है, और जो जो लैंड होल्डिंग छोटी होती है उसमें जो जो उनको छोटा और मार्जिनल किसान बोला जाता है, ठीक है, उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पाती है एग्रीकल्चर से। तो उनको जो उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी वित्तीय आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उनको सप्लीमेंट करने के लिए, मतलब उसमें एक तरीके से थोड़ी पूर्ति करने के लिए उसकी गवर्नमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी किया जाता है। और ये जो है एक केंद्र सरकार की स्कीम है जिसमें 6,000 रुपये प्रति साल जो है, जो फार्मर्स की फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जिनके पास जब भूमियाँ होती हैं, और उनको दिया जाता है। और 3 इसमें इंस्टॉलमेंट में ये पैसे दिए जाएंगे, लाइक 2,000 करके 4-4 महीने पे, ठीक है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने उसकी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उसको इशू किया है। और इसमें जो फैमिलीज़ होंगी उसका डेफिनेशन क्या दिया गया है, जिस फैमिली को दिया जाएगा उसमें हस्बैंड, वाइफ और माइनर चिल्ड्रेन। राज्य और संघ शासित जो सरकारें हैं उन्होंने जो है वे जो है, जो बेनिफिशियरी लाभ लाभ प्राप्त करता जो परिवार होंगे उनकी पहचान करेंगे, और जो फंड होगा वो सीधे बैंक अकाउंट में, लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया, जो फर्स्ट इसकी जो फर्स्ट सालगिरह थी पीएम किसान की,
उस टाइम पे पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। इसमें से कुछ लोगों को बाहर रखा गया है, ठीक है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स जो हैं, संस्थागत लैंड होल्डर्स या ऐसे फार्मर्स, ठीक है, जो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, या पर्सन्स हु पेड इनकम टैक्स इन द लास्ट असेसमेंट, जो पिछले जो मूल्यांकन वर्ष था उसमें किसी ने अगर इनकम टैक्स दिया होगा तो वो इसमें नहीं आएगा, उसको बाहर रखा जाएगा, जिनका हायर इकोनॉमिक स्टेटस होगा, ठीक है। और जो बेनिफिशियरीज हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड जो लाभार्थी होंगे उनको दिया जाएगा। और इससे जो है उनको एक शॉर्ट टर्म लोन जो है फसलों के लिए या फिर एनिमल या फिशिंग रेयरिंग पशुपालन के लिए मिल सकता है। पीएम फसल बीमा योजना क्या है? इसका जो लक्ष्य है पीएम फसल बीमा योजना का, ये जो है प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ द नेचुरल क्लाइमेटी पेस्ट एंड डिजीजेस। अगर कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है कि जो कीट होते हैं खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां जो होती हैं, ठीक है, उनको उनसे जो है किसानों की सुरक्षा के लिए उनको जो है एक बीमा कवरेज दिया जाएगा और कुछ जो है वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। और इसमें जो इन बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभार्थी होंगे, वो सारे फार्मर्स इसमें शामिल किए जाएंगे। साथ ही जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो पट्टीदार होते हैं उनको बोलते हैं, या फिर जो किराए पर लेकर के किसानी करने वाले हैं, वो भी इसमें आएंगे, ठीक है, और इसमें इनको शामिल किया जाएगा। और ये भी सेंट्रल के द्वारा, केंद्र के द्वारा स्पॉन्सर प्रायोजित एक योजना है। और जो सारे अन्य जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, बीमा की संबंधित जो योजनाएं हैं, ठीक है, रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को छोड़कर, ठीक है, उनको ये रिप्लेस कर देगी। एंड यूनिफॉर्म प्रीमियम जो है केवल 2% जो है वो किसानों के द्वारा इसको पे किया जाना है सारी खरीफ की फसलों के लिए, और प्रीमियम जो होगा 2% जो है किसानों को केवल खरीफ की फसलों के लिए करना है, और 1.5% जो है रबी क्रॉप्स के लिए। तो ये आप फिगर याद रख सकते हो। और जो हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर यानी कि जो पेड़ पौधे जो हॉर्टिकल्चर यानी कि जो सब्जियों की खेत कृषि किसानी होती है, ठीक है, उसमें प्रीमियम जो होगा वो 5% होगा। और सेंटर हैज़ reduced its share for the premium from 50% to 25% in irrigated areas। जो सिंचित क्षेत्र होंगे वहाँ केंद्र सरकार ने अपना शेयर 50% से 25% कर दिया है। और जो असिंचित क्षेत्र हैं, वो जो खरीफ सीजन 2020 में वहाँ पे 30% कर दिया है। और जो इरिगेटेड एरिया या डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हैविंग 50% और मोर इरिगेटेड एरिया, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेटेड एरिया सॉरी या सिंचित क्षेत्र कहा जाएगा, जहाँ पे 50% से अधिक जो एरिया है वो सिंचित होगा, तो वो इरिगेटेड एरिया में आएंगे। और नेक्स्ट देखते हैं हम, सेंट्रल शेयर इज प्रीमियम सब्सिडी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो सेंट्रल और जो है वो प्रीमियम सब्सिडी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है उसको साझा करता है, और ये 90% बढ़ा दिया गया है। 90% नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके लिए कर दिया गया है। और वॉलंटरी फॉर ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग दोज विद द एक्साइटिंग क्रॉप्स एंड एग्जिस्टिंग क्रॉप्स सॉरी एंड एल्ड लॉसेज ड्यू टू द नॉन प्रिवेंटेबल, ऐसे ऐसे जो खतरे हैं जिनको रोका नहीं जा सकता है, उसकी वजह से जो फसलों का नुकसान होता है, जैसे कि आप स्टॉर्म ले लो, हेल स्टॉर्म ले लो, जैसे ओले जो पड़ते हैं, तूफान आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, सूखा पड़ गया, या कीट या बीमारी लग गए उसमें, ये सब को भी इसमें कवर किया गया है। और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं उनको भी इसमें कवर किया गया है। इसमें जो है अनसीजनल और साइक्लोनिक रेनफॉल या हेल स्टॉर्म्स को भी शामिल किया गया है। इम्प्लीमेंटेड ऑन एन अप्रोचेस बेसिस, डिफाइंड एरिया इज विलेज और एबव। पब्लिक सेक्टर इंश्योरर जो होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बीमा करता होते हैं, और जो प्राइवेट जो बीमा कंपनियां होती हैं, उनको एक साथ जो है इम्पैनल्ड किया गया है इस स्कीम को लागू करने के लिए, उनको एक साथ लेकर के आया गया है। और फार्मर विल बी पेड 12% इंटरेस्ट, किसानों को 12% जो है ब्याज दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, अगर
जो है कोई क्लेम होता है, दावे होते हैं, उसको सेटल, उसका जो 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 दावे किए जाते हैं वो इंश्योरेंस के, उसके सेटलमेंट में अगर डिले होता है तो, और 2 महीने से ज़्यादा डिले होता है तो, जो अगर कट ऑफ डेट जो दी गई है उससे 2 महीने से ज़्यादा होता है तो उनको 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो राज्यों को ये अनुमति दी गई है कि वो अपना खुद की जो है इंश्योरेंस कंपनीज इस स्कीम को लागू करने के लिए चुन सकते हैं या बना सकते हैं। जो महाराष्ट्र जो है पहला ऐसा स्टेट बना, ठीक है, जिसने अपनी भूमियों के अभिलेख है, रिकॉर्ड है, जो लैंड्स के रिकॉर्ड हैं, उनको वेब पोर्टल पर जो है एकीकृत किया या डाला गया। PMEY जो वेब पोर्टल है PMEY का, उस पर महाराष्ट्र जो ने अपने लैंड रिकॉर्ड्स डाले हैं, जो पहला स्टेट इस तरीके से वो बनता है। फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका निर्माण और उसका प्रमोशन, ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है APOS, ठीक है। इसका जो लक्ष्य है वो है 1000 FPOs, ठीक है। 1000 FPOs वुड बी फॉर्म्ड इन 5 years। 5 सालों में 1000 FPOs को बनाए जाएंगे, 2019-20 और से 2023-24 तक। और ये जो है हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स टू ईच FPO वुड बी कंटिन्यूड फॉर 5 years। इन जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स है वो सारे FPOs को 5 सालों के लिए दिया जाएगा। और इसमें जो बेनिफिशियरी होंगे, एक तो छोटे किसान होंगे, और जो मार्जिनल किसान है, जो सीमांत किसान है, ठीक है, हु डू नॉट हैव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जिनकी जो आर्थिक शक्ति है वो ठीक नहीं है, और वो इसमें शामिल किए जाएंगे। और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सर्विस और मार्केटिंग इंक्लूडिंग वैल्यू एडिशन, इन सब के लिए इसमें अप्लाई किया जा सकता है। और सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के तहत आती है। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका, जो जो इसको लागू किया जाएगा, वो जो है स्मॉल फार्मर्स और एग्री बिजनेसेस कंसोर्टियम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के द्वारा किया जाएगा। और जो राज्य हैं वो कैन नॉमिनेट देयर इम्प्लीमेंट एजेंसी फॉर कंसल्टेशन। राज्य यहाँ पे भी अपनी जो है एक इम्प्लीमेंट एजेंसी चूज कर सकते हैं। और जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो विल फॉर्म्ड एट क्लस्टर स्टेट लेवल। क्लस्टर सामूहिक रूप से या राज्यों के स्तर पर जो है ये क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाएगा। और दे विल कंसिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट एंड विल सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन FPOs, जो FPOs हैं उसमें जो मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं वो क्या होगा, 300 इन प्लेन एरिया, जो प्लेन एरिया है वहाँ पे 300, और जो 100 जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज में 100 होंगे, ठीक है। और कम से कम 15% ऑफ द टारगेटेड FPOs would be in additional districts, at least one FPO in each block of aspirational districts, and credit guarantee facility up to 2 crore ऑफ प्रोजेक्ट लोन पर FPO होगा। एंड क्रेडिट गारंटी फंड्स जो होता है वो भी नाबार्ड या NCD के द्वारा तैयार किया जाएगा। और जो FPOs हैं वो एक वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट क्लस्टर को प्रमोट करेंगे। एंड टू प्रमोट स्पेशलाइजेशन एंड बेटर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट बाय FPOs। प्रधानमंत्री किसान धन किसान मानधन योजना, मानधन योजना, ये योजनाओं के नाम आपको याद रखने हैं सही से, ठीक। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, और जो अभी हमने ऊपर एक योजना पढ़ी थी, ठीक है, लेट्स रिमाइंड वन टाइम, इट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राइट। और ये मानधन योजना है। सम्मान निधि अलग है और मानधन योजना अलग है। तो जो ये जो है एक ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, जो कि 3 करोड़ छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनको एक तरीके से क्या प्रोवाइड कराया जाएगा इनको,
पेंशन स्कीम है ये, एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। 3 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल ओल्ड एज फार्मर्स, छोट मतलब जो बुजुर्ग फार्मर्स हैं उनके लिए ये स्कीम लेकर के आई गई है। और इसलिए जो है टू सपोर्ट देम इन द इवेंट ऑफ कंस्टेंट लॉस ऑफ द लिवलीहुड, जो उनका आजीविका की निरंतर, जो वो अपने आजीविका खो रहे हैं, ठीक है, उसमें उनकी सहयोग करने के लिए। और इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगे वो एक तो छोटे और जो मार्जिनल सीमांत किसान हैं, ठीक है, जिनकी एज 18 से 40 वर्ष है, और ओइंग कल्टीवेबल प्लांट्स अप टू 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर तक के जो है जो 2 हेक्टेयर्स तक के जो है ना, जो भूमि है, कृषक कृषि भूमि है, ठीक है, वो जो इनके पास है। एंड इसमें जो कौन से लोग नहीं होंगे, ये तो SFF कवर्ड अंडर एनी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जैसे कि जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जो कि किसी और स्कीम के अंदर में कवर है, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम उनको मिल रही है, ठीक है, या एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम है उसको वो मिल रही है, ठीक है, वो तो ये फिर इनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और ये भी सेंट्रल के द्वारा प्रपोज्ड स्कीम है, प्रायोजित स्कीम है, और ये वॉलंटरली एंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड है। और जो इसमें एंट्री एज है वो 18 से 40 वर्ष है। और जो मिनिमम मंथली पेंशन मिलेगा वो 3,000 वो इनको दिया जाएगा ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ 60 ईयर, 60 वर्ष के होने के बाद आपको जो है 3,000 रुपये महीना का पेंशन दिया जाएगा। और जो मंथली कंट्रीब्यूशन होगा वो मतलब 55 से 200 तक, 200 रुपये तक का होगा, ठीक है। वो जो है आप किस एज में इस योजना में एंटर करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। और प्रोविजंस ऑफ इक्वल provisions of equal contribution by the central government. LIC will be the pension fund manager and responsible for the pension payout. In case of death before retirement, रिटायरमेंट डेट से पहले ही अगर मौत हो जाती है तो जो स्पाउस है, जो हस्बैंड या वाइफ होगा, ठीक है, कंटिन्यू इन द स्कीम बाय पेइंग द रिमेनिंग कंट्रीब्यूशंस एंड टिल द रिमेनिंग एज ऑफ द डिसीज्ड फार्मर। वो जो है इसमें प्रीमियम को भरना जारी रखेगा, और जब तक भरेगा जब तक कि उसकी एज, जो जो डिसीज फार्मर है, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, उसके एज तक भरेगा। और इफ ए फार्मर डाइज आफ्टर द रिटायरमेंट डेट के बाद हो जाती है उसकी डेथ, तो जो स्पाउस होगा उसको 50% जो पेंशन का वो फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और जो फार्मर कैन अलाउ हिज हर मंथली contribution to be made from the benefits of the PM Kisan scheme directly. Initially, enrollment done through the common service centers. Green Revolution कृषि योजना, ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना, इसका जो लक्ष्य है वो एग्रीकल्चर और इससे जो जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनको एक तरीके से होस्ट पूर्णता और वैज्ञानिक तरीकों से विकसित करना है। तो इसके जो कुछ फीचर्स हैं उस पर हम बात करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ आएंगी। 2016-17 में इसको लॉन्च किया गया था, और जो इसमें 11 स्कीम और मिशन जो है शामिल किए गए हैं इस अंडर दिस अम्ब्रेला स्कीम। उसमें एक तो आएगा आपका जो है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के एकीकृत विकास के लिए मिशन चलाया जाएगा जो कि होलिस्टिक ग्रोथ जो है हॉर्टी सेक्टर का उसको प्रमोट करेगा, हॉर्टिकल्चर के हॉर्टी सेक्टर्स को। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है NFSM, ठीक है, इसमें जो है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पॉम्स को भी इंक्लूड किया जाता है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, धारणीय कृषि पर जो है एक नेशनल मिशन होगा। इसमें जो है टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, सॉइल हेल्थ एंड मैनेजमेंट, ये सब इसमें शामिल किया जाएगा। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन to strengthen ongoing program of the state local bodies to achieve food security। ये जो मिशन है ये एक तरीके से फूड सिक्योरिटी से ही जुड़ा हुआ है, तो इसको भी इसमें शामिल किया जाएगा।
सस्टेनेबल कृषि का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल कृषि का मतलब कि इसमें जो है ज़्यादा नुकसान ना हो एग्रीकल्चर को, और वो मतलब हमारी आवश्यकताएं भी पूरी करे, और आगे भी उसका हम यूज़ कर सकें, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसमें कुछ हो बचा के, मतलब इस तरीके से किया जाए ना कि ये वो धारणी बन जाए। सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल भी इसमें शामिल किया गया है, जो कि बीजों से संबंधित और जो प्लांटिंग मटेरियल है उससे संबंधित होगा ये। और इसमें बीजों की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, उसको बढ़ाने के लिए उस पर ध्यान दिया जाएगा। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन का मतलब उसका कृषि का मशीनीकरण किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो है कस्टम हायरिंग सेंटर्स को प्रमोट किया जा सके। सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन टू मिनिमाइज लॉस टू क्वालिटी एंड yield एग्रीकल्चर क्रॉप्स, सिल्ड एग्रीकल्चर बायोसिक्योरिटी, ठीक है। ये जो है पूरा जो एग्रीकल्चर है, प्लांट्स हैं, पौधे हैं, इनको जो है सुरक्षित रखने का दृष्टिकोण है। एंड इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये जो है कृषि जनसंख्या से संबंधित है, जो कि फसलों के जो उगाने पर लगने वाली कॉस्ट है उसकी इसमें उसमें अध्ययन किया जाता है। और जो इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कोऑपरेशन है, ये क्या करता है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है, मतलब कि वित्तीय सहयोग देता है फॉर इम्प्रूविंग एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कोऑपरेटिव, रिमूव रीजनल इम्बैलेंस, जो क्षेत्रीय इम्बैलेंस है, असंतुलन है, उसको दूर करता है। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, ये जो है टू डेवलप एंड प्रोवाइड एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेट मार्केट्स थ्रू अ कॉमन ऑनलाइन मार्केट, ये एक कॉमन ऑनलाइन मार्केट प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे जो है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एकीकृत करता है और उसको आगे बढ़ाता है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान भी इसमें शामिल किया गया है। नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान जो है फार्मर्स के लिए तक फार्मर्स के लिए जो सूचनाओं तक पहुंच है उसको ईजी बनाने का एक इसमें दृष्टिकोण है, और पूरे टाइम और जो प्रासंगिक सूचनाएं हैं वो फार्मर्स को मिलती रहे, उसका इसमें काफ़ी ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो हॉर्टिकल्चर क्षेत्र है, ठीक है, इसके एकीकृत विकास के लिए मिशन, ये मतलब सब सब कुछ इसमें जो भी हॉर्टिकल्चर के एरियाज में आते हैं, ठीक है, फल फूल सब्जियां जो जिनका जिनका उत्पादन इसमें किया जाता है, उसके दृष्टिकोण से किया गया है। तो ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर सेक्टर में करेगा, जिसमें बैम्बू और कोकोनट को भी शामिल किया गया है, ठीक है, नारियल और बांस को भी शामिल कर लिया गया है इसमें। ये भी केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है, और इसमें जो है कुछ सब स्कीम्स जो है वो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये जो है पूरे हॉर्टिकल्चर सेक्टर का एक समग्र विकास करने के लिए जो है लाया गया था। और एंड इसमें जो है एरिया बेस्ड रीजनल डिफरेंशिएट स्ट्रेटजी लेकर के आई गई थी। एंड हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, जो नॉर्थ उत्तर पूर्व है और जो हिमालयन क्षेत्र है वहाँ पे हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी मिशन है जिसमें जो है प्रोडक्शन ऑफ द क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब पर ध्यान दिया जाएगा। और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड है, ये एक क्षमता निर्माण करने का है और प्रशिक्षण देने का है किसानों को, ठीक है। और जो फील्ड फंक्शनरीज हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उनको भी इस ट्रेनिंग में और क्षमता, जो फील्ड में काम करने वाले जो होंगे, कृषि के फील्ड में खेतों में काम करने वाले जो होंगे, उनकी क्षमता निर्माण और उनको जो है प्रशिक्षण देने का दृष्टिकोण इसमें रखा गया है। एंड फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी 90% नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, और जो हिमालय के राज्य होंगे, हिमालयी क्षेत्रों में राज्य होंगे, उनको 60%। और जो अदर रिमेनिंग इज कंट्रीब्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। प्रोजेक्ट चमन क्या है? इसमें जो है सैटेलाइट जो होती है, रिमोट सेंसिंग डेटा, उसको यूज़ किया जाता है। इसमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जीआईसी को भी यूज़ किया जाता है, ताकि जो है एक ऐसा एक्शन प्लान बनाया जा सके जो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वी आर नाउ
नाउ वी विल डिस्कस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का लक्ष्य क्या है? जो प्रोडक्शन है उसको, एक तो उत्पादन को बढ़ाना है। किसके उत्पादन को बढ़ाना है? चावल के, गेहूं के, दालों के, जो है कोर्स सेल्स जो होते हैं, और जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, नकदी जो फसलें होती हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और जो मिट्टी की जो उपजाऊपन होता है, जो मिट्टी का जो उसकी उत्पादकता होती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के कृषि स्तर पर, ठीक है, वहाँ पर जो है उसकी जो फर्टिलिटी है उसको रिस्टोर करना है। और ये जो है केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है। इसमें 8 कंपोनेंट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन राइस, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन व्हीट, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पल्सेस, एंड नेशनल कोरस सेरेल्स मेज, जिसमें जो है मक्का और बाजरा भी आएगा, ठीक है, जो कोरस फसलें होती हैं, कोर्स जो होती हैं। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन सब मिशन ऑन न्यूट्री सेरेल्स। और जो NF नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है नकदी फसलों से संबंधित है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स और ऑयल पम्प से संबंधित है। और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है विलेज प्रोग्राम से संबंधित है। ये सारे इसमें समाहित किए जाएंगे। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, धारणीय कृषि पर राष्ट्रीय मिशन। धारणीय कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, इसका लक्ष्य क्या है? ये जो है एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा धारणीय और रियूमिनरेटिव, प्रोडक्टिव और क्लाइमेट रिजिलियंट बनाने के लिए, और नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, और इसके लिए क्या किया जाएगा? सॉइल और जो मॉइस्चर कंजर्वेशन है मेजर्स उनको लिए जाएंगे। और इनमें से एक जो मिशन है वो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आप इंडिया ने UNFCCC के तर्ज पर जो है इंडिया ने शुरू किया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन को रोकने का एक दृष्टिकोण इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने का दृष्टिकोण इसमें समाहित है। और इट विल कैटर द वाटर यूज एफिशिएंसी, जो पानी के यूज में जो दक्षता चाहिए होगी उसको बढ़ाएगा, जो पोषकों के प्रबंधन को बढ़ाएगा, और जो लिवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब जो आजीविका के विविधीकरण का, मतलब एक ही आजीविका का साधन नहीं होगा, और भी कई सारे साधनों को इसमें समाहित किया जा सकता है। इसका जो इसके जो मेन कंपोनेंट हैं वो क्या क्या है? ये है, एक तो रेन फेड एरिया डेवलपमेंट है, ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट, एंड सब्ज्यूम्ड अंडर द पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो है इस स्कीम के बारे में हमने बात किया था पहले। और ऑन कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स उसी का एक हिस्सा है। और जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसका प्रबंधन करना, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करना, मॉनिटरिंग करना, उसकी उसकी जो मॉडलिंग करना और उसका नेटवर्किंग करना, और सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री एंड नेशनल बैम्बू मिशन, ये सारे जो है इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। नेशनल बैम्बू मिशन, सब मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसमें जो है एक ऑर्गेनिक वैल्यू यानी कि वैल्यू चेन, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट, तो मिट्टी की जो कंपोजिशंस होते हैं, ठीक है, कार्बनिक जो कंपोजिशन होता है उसमें उसके विकास से संबंधित है नॉर्थ ईस्ट में। और ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शंस होते हैं, ठीक है, जो वैल्यू चेन्स होते हैं उनको उसको जो है जो ग्रोवर्स और कंज्यूमर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये जो है लेकर के आया गया है। और ये जो है डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर वैल्यू चेन, सारे जो वैल्यू चेन है उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो अभी हम इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, इस लेक्चर को, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।